Hey viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today we are going to learn the last part of chapter 1, unit 5, that is organizing importance. We have learned about what is organizing, the concept of organizing. Yes, so today we are going to learn the importance of organizing. First, let's understand what was organizing. What did you learn by the meaning organizing? It was the arranging process, right, where we arrange the human resource so that they can achieve the goal and the target of the business organization. Now, organizing says that they mainly specialized in the skills that is required. मतलब क्या है? Organizing says that you have to arrange the human resource, you have to arrange the resource, you have to arrange the time, you have to bifurcate the work, roles and responsibilities that is required to achieve the goal, right? So वो कैसे होगा हम importance से समझ जाएंगे आज के organizing actually क्यों important है एक target को fulfill करने के लिए, ठीक है? पहला क्या है? क्लैरिफाइज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप यहाँ पे क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर देते हैं. टीम हेड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं. टीम हेड डिसाइड करते हैं कि इसके टीम कौन से काम करेंगे, दूसरा टीम कौन सा काम करेंगे, ठीक है. वी विल टेक एन एग्जाम्पल हियर. एज इन ए स्कूल वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए एनुअल कल्चरल फेस्ट, ओके, जो हर साल होता है. वहाँ पे स्कूल ने डिसाइड किया कि जो फैकल्टी हेड्स होंगे, वो जो सीनियर्स होंगे, वो होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब वो यहाँ होंगे, ठीक है, टॉप में होंगे. उसके बाद आपका आएगा, डिवाइड कर दिया कि एक फाइनेंस हेड, फाइनेंस मैनेजमेंट का काम होगा, कल्चरल कोऑर्डिनेटर और डेकोरेशन का. कल्चरल कोऑर्डिनेटर का क्या काम होगा? जैसे कि आपका फूड आइटम्स लाना, प्रोग्राम्स का जो भी स्क्रिप्ट लिखना होगा, टाइम मैनेजमेंट कि प्रोग्राम कितने टाइम पे आप उसको ख़त्म करोगे. फिर आप सोच लो कि कौन से टाइम पे कौन से परफॉर्मेंस होंगे और आप कोरियोग्राफ करोगे, ठीक है. जो म्यूज़िक का होगा, डांस का होगा, कौन से मटेरियल्स चाहिए, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, डांस के लिए क्या क्या चाहिए होंगे, कौन से परफॉर्मेंस करोगे, कैसे मतलब परफॉर्म करोगे. और फिर एंकरिंग का काम होगा तो एंकरिंग के स्क्रिप्ट लिखने पड़ेंगे. सो जो भी डिसाइड होगा. और फिर फूड आप कौन सा टाइम पे आप ब्रेक लोगे और कौन सा टाइम पे कितने बैचेस को आप कितने टाइम फ्रेम में आप खाना दे सकते हो. मतलब क्या है कि आपने यू हैव डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, हर एक बैच को एक घंटे में हम लेके जाके उनको खाना खिलाएंगे, ठीक है. फॉर डैट ऑल्सो देयर शुड बी ए कोऑर्डिनेटर, है ना. फिर उसके बाद रिफ्रेशमेंट, कितने टाइम फ्रेम के गैप में आप रिफ्रेशमेंट दोगे. सो दोज थिंग्स ऑफ ए परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें जो हो गया वो होगा कोऑर्डिनेटर, कल्चरल कोऑर्डिनेटर, ठीक है. फाइनेंस का क्या होगा कि बजट, कि हमने खरीदा कुछ, हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए होंगे, कितने सारे खर्चे होंगे और कितने खर्चे में हमको हमारा बजट क्या है और हम लोग का एक्सपेंसेस कितना होगा, ठीक है. और फिर है क्या एक्चुअली हमारे पास कैपिटल कि हम इतना खर्चा कर पाएंगे, तो उस हिसाब से आप फाइनेंस के डिपार्टमेंट सेट कर लो कि वो मैनेजमेंट देखेंगे. और फूड वगैरह खरीदने के लिए भी कितना रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए होगा, पैसे कितने चाहिए, ये सब फाइनेंस का देखेंगे. डेकोरेशन मतलब जो भी आपका स्टेज डेकोरेशन हो गया, जो आपका एंट्रेंस का डेकोरेशन हो गया, जो आइल हो गया जहाँ से लोग आएंगे वो डेकोरेशन. सीट्स कहाँ पे होंगे, फ्रंट सीट, फ्रंट रो पे कौन कौन बैठेगा, पीछे कितना सीट्स अवेलेबल होने चाहिए, लोग कितने आएंगे, अवेलेबल है या नहीं है. फिर डेकोरेशन के लिए आप देखोगे कि कितना अच्छा डेकोरेशन हो सकता है, कितना अच्छा दिख सकता है, स्टेज कितना अच्छा होगा अगर डेकोरेशन हम अच्छे से करेंगे तो. और रात को भी अगर परफॉर्मेंस होगा तो रात की लाइटिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, ये डेकोरेशन टीम देखेंगे. यहाँ पे मोस्टली फैकल्टीज रहेंगे एक और इसके साथ जो भी प्रो है एनुअल फंक्शन में, वो जिसकी स्किल्स जहाँ पे अच्छे हैं वो उन लोगों को आप ये डिवाइड कर दोगे. उसके बाद क्या करोगे, स्टूडेंट्स को आप काम अलॉट कर दोगे, ठीक है. जिनकी मैथ अच्छी है, जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है, जिनकी मतलब ये होता है ना कि आपको जाके पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, जो अपीलिंग है, पर्सनैलिटी है, जो वो उनको आप यहाँ रखोगे. आप कल्चर में जो अच्छे हैं, जिनकी जो सीनियर्स में है, सीनियर बैच में है, सीनियर बैच के बच्चों को क्या है कि आप ऑलरेडी एक आइडिया होता है फैकल्टीज़ को कि ये सिंगिंग में अच्छे हैं, डांसिंग में अच्छे हैं, तो उनको आपने क्या क्या अलॉट किया और बोला और जाके जितने भी बच्चे होंगे वो ढूंढ के लेके आओ ताकि हम परफॉर्मेंस कर पाए. यहाँ पे फाइनेंस के बंदे जो मैनेजमेंट का देखेंगे, खर्चे का देखेंगे. यहाँ पे डेकोरेशन, जिसको डेकोरेशन और जो मतलब क्राफ्टिंग वगैरह में अच्छे हो, ठीक है, वैसे लोग ले लिया.
तो आप समझ गए कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिवाइड होते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक बंदे के क्या क्या होंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपके काम में टाइम मैनेजमेंट होगा, आपकी टाइम फालतू वेस्ट नहीं होगा। रॉन्ग स्किलफुल पर्सन को जो क्राफ्टिंग में अच्छे हैं उनको आपने कल्चर में डाल दिया और फाइनेंस में डाल दिया, वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब मैं टीचिंग में हूँ, अगर मुझे जाके बोले कि तुम सेल्स कर लो, मैं कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। सो एवरीबडी हैव देयर डिफरेंट स्किल्स, और वो स्किल्स को ढूंढ के लाना, समझना और उनको वो काम देना, दैट इज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, समझ गए होंगे अभी। एंड देन द सेकेंड इज एंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या है, बहुत अच्छे से यूज करना, वेस्टेज ना होना। रिसोर्सेस में क्या क्या आ सकता है, टाइम मैनेजमेंट है ना, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी ह्यूमन रिसोर्स जो भी पीपल है, पीपल मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, है ना। तो ये सारे चीज़ें आ गया। मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, ये सारे चीज़ें आ गया रिसोर्सेस में। आप ऑर्गेनाइजिंग कैसे इंश्योर करता है कि रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल किया, आपने क्या किया, एनुअल कल्चरल फंक्शन के बारे में आपने डिसाइड किया। नाउ स्कूल हैव डिसाइडेड कि हम एक फंक्शन, एनुअल फंक्शन फेस्ट हम मतलब क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। अब उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप समझ लो कि आपके पास एक महीने में आपको पैसे कलेक्ट करने हैं, लोगों से, बच्चों से करने हैं, टीचर्स से करने हैं। उसके बाद आपके पास अगर फंड है अवेलेबल एक्स्ट्रा, या फिर कोई आपको देना चाहता है, एनजीओज वगैरह फंड, वो भी आप कलेक्ट करोगे एक महीने के अंदर। ठीक है, वो हो गया टाइम मैनेजमेंट। आपका ये फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि कितने टाइम फ्रेम में आपके पास कितना टाइम है और कितने टाइम में आप वो कलेक्ट करके लेके आओगे। बिकॉज 10 days prior to the एनुअल फंक्शन यू हैव टू हैव मनी इन हैंड, कि आप जो भी आपके डेकोरेशन के सामान हो गए, जो आपने इतने बंदों को बुलाया है तो उनके लिए खाने का सामान अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बंदे होने पड़ेंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट में और क्या आएगा, आप कल्चरल इवेंट कर रहे हो, उस पर कोरियोग्राफी होगी, ठीक है, म्यूजिक का, डांस का, उसके लिए मटेरियल्स चाहिए होंगे, है ना, वो मटेरियल्स आप लेके आए। तो उसके बाद क्या होगा, आप परफॉर्मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। यस, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अगर डांस में हो तो फिर आपको डांस के लिए जो भी आपके सामान होंगे, कपड़े होंगे, वो सब आपको स्टिच करने पड़ेंगे, या फिर यू आर बाइंग इट, राइट। सो वो सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है। तो इसीलिए एक टाइम फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है कि एक महीने के अंदर तो मुझे ये सारी चीज़ें काम कर लेनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप श्योर हो जाओगे कि हाँ मुझे एक महीना टाइम है, इसमें मुझे डांस के लिए बच्चे ढूंढने हैं, इसके लिए मुझे कोरियोग्राफ करने हैं, इसके लिए इनको बता देने हैं कि कौन से सामान, ये कैसे कैसे ड्रेस मतलब स्टिच करेंगे, या फिर इनके ऑर्डर करेंगे कस्टमाइज़ करके, या फिर आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपको अलॉट करनी पड़ेंगी ताकि वो लोग अच्छे से काम कर पाए। बजट वाले बंदे को अच्छे से ढूंढ के खाने का सामान से लेके स्टोरेज, वेयरहाउस, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कल्चरल इवेंट के लिए जो आप इवेंट परफॉर्मेंस कर रहे हो वो इवेंट कितने टाइम के ब्रेक में होना चाहिए, बच्चों के कितना टाइम लगेगा, लोगों को आपने कितना टाइम दिया है इवेंट का। सपोज यू हैव डिसाइड कि 1 PM से हम स्टार्ट करेंगे टिल 8 PM। इसमें आप फालतू के वहाँ पे इवेंट नहीं होगा, बैठा के नहीं रख सकते लोगों को। यू हैव टू व्हाट, कोऑर्डिनेट एंड पार्टिसिपेट, एंगेज विद द ऑडियंस, राइट। सो उसके लिए आप क्या करोगे कि लोगों को बुलाओगे उतने टाइम फ्रेम में, और आप डिसाइड करोगे कि हम कितने बच्चों की परफॉर्मेंस करा सकते हैं 1 बजे से 8 बजे तक विथ 10 मिनट्स ऑफ इंटरवल। एंकर्स के लिए आप 4 बंदे ढूंढ के लाओ जो एक हाफ में एंकरिंग करेंगे, फिर वो लोग रेस्ट करेंगे, दूसरे हाफ में दूसरे एंकर करेंगे, है ना। सो दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। एंड व्हेन यू नो एग्जैक्टली कि आपके डिपार्टमेंट अलग कर दिए और कौन कौन क्या क्या काम करेगा, एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स, तब आपके टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं होंगे। दैट मीन्स इट इज़ अ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। मटेरियल्स भी सेम है, आपके पास बजट है, आपको पता है कि आपके मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होंगे। अकॉर्डिंग टू द बजट ओनली यू आर गोइंग टू बाय द मटेरियल्स, उससे ज़्यादा आगे आप नहीं जाओगे। फूड के सामान भी, रिफ्रेशमेंट भी आप उतना ही लाओगे जितना आपकी क्षमता है अकॉर्डिंग टू द कैपिटल। तो क्या होगा, आपकी ना पैसे वेस्ट होंगे, ना ही आपके मटेरियल्स वेस्ट होंगे, आप फालतू के सामान नहीं खरीदोगे तब। और पीपल क्या है, वही पीपल मैनेजमेंट, मतलब क्या है कि आप बंदों को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, वो लोग सीख भी रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट दे ऑल्सो नो व्हाट इज देयर
लाइक यू नो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओवर वर्क दे दोगे कोई नहीं कर पाएगा, वो मल्टीटास्किंग के चक्कर में दे विल जस्ट रूइन द वर्क। जब आप स्पेसिफिकली लोगों को काम दोगे ना, तो स्मॉल स्मॉल काम में ज़्यादा अच्छा आपके रिजल्ट्स आएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग इज important because it ensures efficient use of resources, ठीक है। Now we will understand the third part, that is facilitates coordination। सेम ही है, क्या है कल्चरल कोऑर्डिनेटर, मतलब क्या है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, स्कूल में, तो आपको कोऑर्डिनेट करने पड़ेगी, नॉट ओनली विद द सेम टीम बट विद ऑल्सो द अदर टीम्स। कल्चरल कोऑर्डिनेटर ने सोचा कि हम मटेरियल्स लाएंगे म्यूजिक्स के नए नए, ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं है अभी। और हमने सोचा, कल्चरल कोऑर्डिनेटर ने ये भी सोचा कि डांस के जो परफॉर्मेंस होंगे उसके लिए जो भी आपका म्यूजिक्स होते हैं ना, जो भी आप म्यूजिक आप सॉन्ग प्ले करोगे, उसमें आप क्या करते हो कि 3-4 आपने कोलैब कर लिया गाने, तो उसके लिए भी जो भी जितने भी खर्चे होंगे, या फिर कोई भी आपको ऐसे जो आपको माइक चाहिए होंगे, ठीक है, एंकरिंग के लिए, डांस के लिए जो आपको स्पीकर्स चाहिए होंगे बड़े बड़े, वो भी चाहिए होंगे। फिर उसके बाद आपको ड्रेसेस वगैरह जो भी होगा, तो ये सारी चीज़ें ये लोग क्या करेंगे, इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे टू अंडरस्टैंड कि कितने बजट है, कितना हम कर पाएंगे, ठीक है, ऐसे। और ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे डेकोरेशन टीम भी फाइनेंस के साथ कि हमारे पास बजट कितना है, हम क्राफ्टिंग वगैरह जो भी लाइटिंग्स वगैरह होगा हम कैसे करें, और कितना बजट है। अगर ज़्यादा बजट है तो फिर हम ज़्यादा अच्छे से करेंगे, ज़्यादा बजट नहीं है तो उसमें ही हम कैसे मैनेज करेंगे वो डिसाइड करेंगे डेकोरेशन टीम। यस, सो उसके लिए क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन। ईच एंड एवरी टीम इज कम्युनिकेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सो दैट काम अच्छे से हो पाए। सो क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग एक काइंड ऑफ टीम यूनिटी लाते हैं और कोऑर्डिनेशन लाते हैं अच्छे से काम करने के लिए, इक्विवेलेंटली, और अच्छे से काम करने के लिए अच्छे से टीम मेंबर्स के साथ, ठीक है, सारे टीम डिपार्टमेंट्स के साथ। नाउ द फोर्थ पार्ट इज इम्प्रूव कम्युनिकेशन। सेम जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, इनको प्रॉब्लम हो गया कुछ, ठीक है, ये कोरियोग्राफर है डांस का, ये कोरियोग्राफर है म्यूजिक का, ठीक है, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, मटेरियल्स और जो भी स्पीकर्स वगैरह है, ये वो बंदा है जो देख रहा है, ठीक है, 3 बंदे हैं। इन्होंने बहुत सारे बच्चों को कोरियोग्राफ किया, पहले ऑडिशन ली, कोरियोग्राफ किया, और इनके सारे जो भी जितने भी परफॉर्मेंस है वो अभी हो गया है, ठीक है, दे आर डन एंड दे आर वेल टू गो नाउ टू परफॉर्म। अब क्या है कि इसमें क्या हो गया, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गए, बच्चे बीमार पड़ गए, 1-2 बच्चे वो नहीं कर पाए, तो whom will they communicate to the head, right? कि हमारे बच्चे बीमार पड़ गए कुछ और वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे वो लोग, कंप्लीटली कम्युनिकेशन प्रोसेस में जाएंगे, जहाँ पे एक इनको पता है सबऑर्डिनेट है कि सुपीरियर कने किन को बोलना है जाके अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इनको पता है कि किन को उनको फिर से क्या बोलना है। जैसे कि इनको अगर हो गया है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे बीमार पड़ गए, ऑल्टरनेटिव जो भी आप बच्चे सब्सटीट्यूट के लिए रखते हो ना, कि बैकअप प्लान आप हमेशा रखते हो कि 2 बच्चे हम एक्स्ट्रा से रखते हैं, जब भी इनकी प्रॉब्लम होगी तो ये लोग आ जाएंगे। तो उन बच्चों को इन्होंने जाके कोऑर्डिनेट किया और आके इन्होंने बोला कि इन बच्चों को आप ले लो अभी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मतलब क्या है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कोई बजट का, तो ये इनको कम्युनिकेट करेंगे कि हाँ मेरी बजट नहीं है तो मैं इतना सारा सामान आपको नहीं दे सकती, ठीक है, सामान। तो फिर या फिर इनको इन्होंने कोऑर्डिनेट कर दिया कि डेकोरेशन के लिए लिमिटेड करो, ज़्यादा लाइटिंग्स मत करो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है इतने बजट। सो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट है, एक कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, ठीक है, दोनों ही है। इट इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन बिकॉज आपको पता है कि आपकी जॉब रोल क्या है, किसको बोलना है, जाके कोई प्रॉब्लम हुआ तो कौन सॉल्व करेगा, यू नो इट वेरी क्लियर एंड यू आर क्लियर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो आप अच्छे से जाके कम्युनिकेट करोगे। सो इट इम्प्रूव्स व्हाट, कम्युनिकेशन। नाउ द फिफ्थ पार्ट क्या बोलते हैं, एनकरेजेस स्पेशलाइजेशन। क्यों एनकरेज करते हैं स्पेशलाइजेशन, मतलब क्या है कि आपको पता है कि आप किस फील्ड पे अच्छे हो। आई नो दैट आई एम गुड इन टीचिंग, ठीक है, आई एम गुड इन कम्युनिकेटिंग, आई नो कि मैं अगर मुझे बोले कि मुझे यहाँ पे खड़े रहो और आप समझाओ, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसकी रिप्लाई करो, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है देन आई विल से जस्ट वेट ए मिनट, लेट मी चेक एंड आई विल जस्ट राइट अवे गिव यू द आंसर। ये होता है कॉन्फिडेंस। टीचर का मतलब ये नहीं है कि उनको सब पता होता है, बस इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप
इस सिचुएशन को हैंडल करो और आप रिवर्ट करो जो भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। यू शुड नॉट पैनिक इन दैट सिचुएशन और आपको रिवर्ट करनी आनी चाहिए, सिचुएशन को बैलेंस करनी आनी चाहिए। दैट इज ए स्किल ऑफ टीचिंग, राइट। सो वैसे ही मुझे जब पता है कि मैं इस चीज़ पे अच्छी हूँ तो मैं दूसरे कामों पे, सेल्स पे जाके मैं क्या करूँगी, सेल्स पे ठीक है मुझे बोल दिया टारगेट कर लो, मैं शायद कम्युनिकेशन से अच्छी हूँ तो मैं कर भी लूँगी, मैं पहले किया भी है वैसे वो जॉब, बट मुझे नहीं भाया वो जॉब क्योंकि मुझे टारगेट पसंद नहीं है कि ऐसा टारगेट दे देते कि जाओ जाके टारगेट फुलफिल करके आओ, मेरी काम नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे नहीं कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सेल्स पे दे आर डूइंग वंडरफुल, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। सो यू शुड नो कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है और आपकी स्किल्स क्या है। आपको नहीं पता है, जो बंदे आपको हायर कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये किस फील्ड पे अच्छी है। आज अगर मुझे कोई क्वेश्चन करेगा आई एम एन MBA, क्यों मैं टीचिंग पे आ रही हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा वो चीज़। अगर मैंने मतलब कन्विंस कर लिया कि ठीक है मैं इसीलिए करना चाहती हूँ टीचिंग, वो अगर कन्विंस हो गए मतलब उनको पता है कि मेरी स्किल्स क्या है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट स्किल, मतलब ऑर्गेनाइजिंग बोलता है कि आपको स्किल्स पता होनी चाहिए। और ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है कैसे, देखो जैसे कि एनुअल इवेंट है, इसमें कल्चरल कोऑर्डिनेटर है, फाइनेंस का है, डेकोरेशन का है, ठीक है। अभी कोई भी कल्चरल का प्रॉब्लम हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया कल्चरल में, तो क्या वो फाइनेंस वाले बंदे को बोलेंगे, फाइनेंस वाले बंदे को बोलेंगे कि मेरे कल्चरल इश्यूज हो गए इवेंट्स में ना, मेरे को परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, मुझे डांस अच्छे से नहीं सिखाना आ रहा है, या फिर जो कपड़े हैं कैसे सिलने हैं और कहाँ से हम कस्टमाइज़ करके लेके आए, कौन से सॉन्ग्स पे हम परफॉर्म करें हमें पता ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें क्या ये इनको जाके बोलेंगे, वो किनको बोलेंगे, ये लोग इनको बोलेंगे ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, कि जो अच्छे हैं उस फील्ड पे। आप कोई बच्चा, कोई सीनियर बच्चा, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि उनकी सिंगिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। अब उनको नहीं बोल के आप किसी और को बोलोगे जाके क्या, जो पढ़ाई में अच्छे है, कि आप ना सिंगिंग करा दो, मेरे को सिंगिंग सिखा दो। क्यों, पढ़ाई वाले बच्चे तो पढ़ाई करेंगे ना, वो सिंगिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उनको जाके आप क्या ढूंढोगे उनसे, कुछ नहीं। और अगर वो पढ़ाई वाले बच्चे मैनेजमेंट में अच्छा है, वो मैथ में अच्छा है, वो बजट में अच्छा है, वो कैलकुलेशन में अच्छा है, तो उनको आप सिंगिंग के काम दे दोगे, डांसिंग के काम दे दोगे, वो इंटरेस्ट उनको मिलेगा, वो कर ही नहीं पाएंगे। सो दैट इज़ अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट वी आर टैलेंटेड, हमको सब आता है, वो गलत चीज़ है। किसी को सबको सब कुछ नहीं आता है। एवरीबडी स्पेशलाइज इन देयर ओन स्किल, सो डू नॉट हैव दैट ईगो कि आपको ही सब कुछ आता है। सबको अलग अलग फील्ड में वो लोग प्रो है, तो जिनको जो चीज़ आता है उनको वही चीज़ अलॉट करनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज नोन एज व्हाट एनकरेजिंग स्पेशलाइजेशन, मतलब हम उन्हीं को एनकरेज करेंगे जो अपनी स्किल और अपनी फील्ड पे अच्छे हैं। तो इसलिए हम स्पेशलाइज, हम ऑर्गेनाइजेशनल जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, वी आर वेरी क्लियर कि यहाँ पे हेड कौन होगा, जो टीचर्स बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में अच्छे हैं, जो टीचर्स, और हमने हायर ही किया है क्योंकि ही इज़ ए कल्चरल टीचर और उनको सिंगिंग, डांसिंग ये सब चीज़ों में आता है। यहाँ पे आप डेकोरेशन में जो आर्ट क्राफ्टिंग वाले टीचर्स हो गए, उनको आपने हेड बना दिया, वो अपने बच्चों को ढूंढ के ला के आएंगे, सबऑर्डिनेट 3 बच्चे सीनियर्स के, जो वो पता है उनको कि मेरे बच्चे कौन से फील्ड में अच्छे हैं, तो उनको आर्ट एंड क्राफ्टिंग में उनको पता है कि उनके बच्चे कौन से अच्छे हैं, और उनको बोलेंगे कि जाओ जाके तुम अपने जूनियर में से ढूंढ के लाओ, और ऐसे एक टेस्ट ले लो उनसे कि ऑडिशन ले लो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया, इनको पता होता है, ठीक है, इनको पता है कल्चरल वाले टीचर्स को कि हमें कौन से बच्चे ढूंढ के लाने हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स, जैसे कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनर होता है उनको पता होता है कि उनके कौन से बच्चे अच्छे हैं। मुझे जैसे एज ए टीचर मुझे पता होगा कि मेरे कौन से बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में, तो मैं सिर्फ ये काम ही कर पाऊँगी फाइनेंस का। मुझे थोड़ा बहुत आता है डांस, बट सिंगिंग तो मैं आई डोंट नो, और मैं आर्ट और क्राफ्टिंग में तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं हूँ। तो मुझे जो चीज़ आता है मैं वही चीज़ कर पाऊँगी ना, मैं क्यों बोलूँगी कि मैं दूसरी चीज़ों पर टैलेंटेड हूँ। तो वो क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन। मतलब आपको ये स्पेशलाइजेशन पता है तो आप इसी फील्ड में जाओगे और इसी फील्ड में आप अपने बंदों को ढूंढ के लाओगे। सो दैट इज स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग इसी पे फोकस करता है कि नॉट एवरीबडी इज स्पेशलाइज इन एवरी फील्ड, सो स्टॉप सेइंग दैट and then find out people who is good in their own specific skills. ओके, सो उसी हिसाब से क्या होगा, ये डिवाइड होगा, बाइफर्गेट होगा ये काम, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइक स्पेशलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 6th पॉइंट, इट इज प्रोमोट्स एफिशिएंसी एंड गोल अचीवमेंट। मतलब क्या है कि इफिशिएंसी, जो कोई भी काम में स्मूथनेस होना, ठीक है, देयर इज नो हैसल, नो प्रॉब्लम,
सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है, रिसोर्सेस टाइम पे आ रहा है, मटेरियल्स टाइम पे आ रहा है, हम काम कर रहे हैं, हमको पता है कि हमें ये काम मेरा काम है, उनको पता है कि उनका ये काम है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग स्किल के वाइज काम कर रहे, वेल ट्रेन्ड एंड वेल डेवलप्ड है वो अपने स्किल्स में, एंड दे आर डूइंग द वर्क एंड अचीविंग द टारगेट। 1 महीने का टारगेट है ना कल्चरल प्रोग्राम में, 1 महीने में उनको क्या क्या काम करना है, उनकी काम अलॉट हो चुकी है, वो उस टाइम फ्रेम में काम को कंप्लीट करेंगे, वो फालतू खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनको बजट पता है, वो जितना हो सके उसी बजट में वो बेस्ट ऑफ बेस्ट जो आउटपुट है लाने की कोशिश करेंगे ताकि परफॉर्मेंस अच्छे से हो और इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो। तो वो टारगेट क्या हो गया, इफिशिएंसी एंड गोल अचीवमेंट। ऑर्गेनाइजिंग ये एंश्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल टीम मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, फिर उसके बाद क्या हो गया 7 पॉइंट, दैट इज हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू चेंजेस। मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि कोई बच्चे क्या हो गया प्रोग्राम के टाइम पे बीमार पड़ गए, उनके पास बैकअप होना चाहिए कि हमारे ये बंदे, ये 3-4 बच्चे हैं जो ये म्यूज़िक के हैं, ये डांस के हैं, ठीक है, और इनको हमने पहले बैकअप रखा हुआ है, इनको भी हमने इंक्लूड करके परफॉर्मेंस में क्या प्रैक्टिस करा के रखा है ताकि दे नो कि उनकी अगर कहीं भी गलती से ये परफॉर्म नहीं कर पाए तो ये परफॉर्म करेंगे। तो क्या है कि अडेप्टिंग द चेंजेस आपके पास जब भी ऑर्गेनाइजिंग आप प्रोसेस में ये इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ सेज कि इट हेल्प्स इन अडेप्टिंग। मतलब आप जब स्किलफुल बंदे को ढूंढ के लाओगे, उनको पहले ही पता होगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कभी कभी बच्चे पैनिक करके बैकआउट कर लेते हैं, इवन इन फैकल्टीज ऑल्सो बहुत लोग बैकआउट करके पहले ही बैकआउट कर लेते हैं, द फियर ऑफ लाइक नॉट बीइंग एबल टू बी सक्सेसफुल इन द वर्क दैट दे आर डूइंग। सो ये होता है। सो जब आपको कोल्ड फीट आए एंड यू आर नॉट लाइक श्योर कि मैं कर पाऊंगी, तो वो जो हेड है उनको पहले ही पता होता है कि ये शायद बैकआउट करे या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उस प्रॉब्लम को आप एनालाइज करके पहले ही एक प्लान बना के रखे हुए, तो ये बच्चे ऐड हो जाएंगे अगर ये बच्चे निकल जाएंगे। तो ये होता है एक ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट। मतलब यू आर डेवलप्ड एंड स्किल्ड, तो आपको पता है कि कहाँ पे कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आप उसको बहुत इजीली अडाप्ट कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आए। ये हेड इसीलिए बैठे हुए, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट जाके उनको कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेट करने के बाद जब उनको पता चल जाएगा तो वो बोलेंगे यस डन। क्या है ओके, हम क्या करेंगे, ओके इनको पता है कि इनका काम क्या है, ठीक है, इनको पता चल गया कि ओके ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, सबऑर्डिनेट्स ने सुपीरियर हेड को बता दिया। अब हेड बोलेंगे ओके डन। आप क्या करते हैं, इनको ले लेते हैं जो भी बच्चे बैकअप में थे। तो क्या हो गया, चेंज अडेप्टेबिलिटी बहुत इजी से हो गया ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। दे हैव टू अडेप्ट इनटू द चेंजेस वेरी इजीली। सो ये क्या होता है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट, ऑर्गेनाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चेंजेस में ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है। व्हाई, बिकॉज दे हैव स्किलफुल पीपल्स एंड दे हैव ए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Because of the organizational structure, everybody knows whom they should communicate if there is any problem. Everybody knows whom they should communicate when कोई भी there is a loophole or a problem. So importance आपको सब क्लियरिफाई हो गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इट्स बेसिकली अबाउट द टीम मैनेजमेंट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, efficient and effective uses of resources, time management, no wastage while we are working, ये सब चीज़ें आता है ऑर्गेनाइजिंग में। So I think it's very clear what is organizing, concept of organizing and importance of organizing. First chapter is end now. So हम second chapter में जाएंगे। Chapter में I think that is going to be the second chapter is going to be about maybe probably it's steps of organizing. तो हम steps of organizing सीखेंगे next class में। Yes, जो आपके अकाउंटेंसी के क्लास था जो रह गया था, हमने सीखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हमने सीखा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, देन बैलेंस शीट रह गया था तो हम बैलेंस शीट सीख लेंगे। आई होप यू विल फॉरगिव मी इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक हियर, एंड देन आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिवर्ट इट बैक टू यू। ओके, सो स्टे ट्यून, नेक्स्ट क्लास आएगा आपका अकाउंटेंसी का। आपका अकाउंटेंसी के बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो आएगा आपकी ऑर्गेनाइजिंग का, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। मैं मेहनत कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स आपको अगर ये लग रहा है कि आई एम वर्किंग हार्ड, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। कीप सपोर्टिंग मी एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। सी यू सून, बाय बाय।